इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर भरतपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का सेंटर पकड़ा गया। एक मकान में भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा थीं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जैसे ही भनक लगी, मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। हालांकि इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल। ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा, कई लोग हिरासत में। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कुमार का है और हंगामा करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि इस घर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन मौके पर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने कई लोगों को हिरासत में लिया। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 रिपो रोड पे। इस पर पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जानकारी और आएगी आगे अपडेट दे देंगे। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार के घर से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले सोनार हवेली से भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल पर लगाम नहीं लगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी रवि कुमार को धर्मांतरण ना करने के लिए पहले भी समझाया गया था। इनका धंधा यही है। ये रवि कुमार है, ये रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन जो लिख रखा है, इससे 2 साल पहले भी इसको समझा चुके हैं हम। ये अजान का है, अजान से भी इसको गांव वालों ने इसीलिए भगाया क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को इसने घर से निकाल के नाली में फेंका था। अजान गांव पास में ही है। उसके बाद ये एकता विहार कॉलोनी में रहा, वहाँ भी इसने यही ईसाईकरण का नाटक किया, वहाँ से भी आम लोगों ने वहाँ से भगाया। अब ये पिछले 3-4 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ ये वही ईसाईकरण का काम करता है। पिछली बार आए थे, हम इसको समझा के गए थे कि भाई आप हिंदुओं को बरगलाओ मत, कोई भी धर्मांतरण मत करो। तो पहले ये समझ गया था ठीक है साहब, आज के बाद हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी आज पता चला था लंबे स्केल पर, पिछली बार भी हमें पता चला था तो हम बाहर थे, यानी कि कम से कम 200 से 250 महिलाएं इस घर में। यार वो छोटा सा घर है, उसमें 200 से 250 महिलाएं कहाँ से आ जाएंगी। मगर जब आज भेजा तो वही कहानी निकली, पुलिस लेके गई है, कुछ महिलाएं चली भी गई है यहाँ से। एक के बाद एक भरतपुर में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस खेल में शामिल लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को इस गिरोह की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के ऐलान के एक दिन बाद दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उनकी इस मुलाकात के भले ही अलग अलग मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि इस्तीफे का फैसला उन्होंने लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर मिली हार के बाद दिया था और वो आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। रिपोर्ट देखिए। मैंने घोषणा कर दी थी लोकसभा के चुनाव में, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि पार्टी वहां से हार गई थी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद जब भी किरोड़ी लाल मीणा से उनके इस फैसले पर सवाल किया गया तो इसी अंदाज में जवाब देते नजर आए। दिल्ली में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद
उनसे जब ये सवाल फिर से पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर वही जवाब दिया जिसे वो अब तक कई बार दे चुके हैं। किसी अपेक्षा के कारण दिया हो, संगठन या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए दिया हो, किसी प्रकार का दबाव, बार्गेनिंग, अपेक्षा नहीं है। संगठन, सत्ता जो भी मेरे को कहेगी वो मैं काम करता। मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ एज ए मिनिस्टर मैंने काम किया, कभी किसी प्रकार का कोई विवाद या कटुता नहीं आई और मैंने बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मेरे विभाग में दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से भजनलाल सरकार पसोपेश में है। उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल किरोड़ी लाल के रुख में बदलाव आता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच दिल्ली में जेपी नड्डा से किरोड़ी की मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि किरोड़ी जिद छोड़ेंगे और इस्तीफा वापस लेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी पार्टी हित में निर्णय लेंगे, कोई ऐसे नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेंगे, सब कुछ पार्टी हित में काम करेंगे। किरोड़ी लाल जी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब पार्टी की भावनाएं और जनहित की भावनाओं को लेकर के पार्टी से बिल्कुल विपरीत नहीं जाएंगे और सरकार का एक हिस्सा बनकर के बिल्कुल काम करेंगे। जी वरिष्ठ नेता है, इनके साथ में उनको पार्टी को जड़ से जमाने के लिए उन्होंने उनका योगदान खूब रहा है और अभी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी का काम करते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। इधर किरोड़ी दिल्ली में थे तो जयपुर में भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी के रुख में नरमी का इंतजार कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से लेकर झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा और जवाहर बेढम तक किरोड़ी से इस्तीफा वापस लेकर काम पर लौट आने की गुहार करते दिखाई दिए। हमसे वरिष्ठ हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू हैं, पार्टी को और मंत्रिमंडल को उनकी आवश्यकता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से वापस मंत्रिमंडल में वापसी करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी संगठन हित में और सरकार के हित में काम करते रहेंगे और ऐसे परिपक्व और वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन पहले भी करते रहे हैं, अब भी करते रहेंगे। जनता के और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने में वो माहिर है और अब वो सरकार के साथ रहकर जहां जहां भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए सक्रियता से कार्य करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनके इस्तीफे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ऐसी चर्चा है कि उनकी नाराजगी उसी वक्त शुरू हो गई थी जब उनसे जूनियर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से सरकार उलझन में है। कोशिशें यही की जा रही कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मान जाएं और अपना इस्तीफा वापस ले लें। सबसे बड़ी चुनौती दौसा और देवली उनियारा का उपचुनाव है, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव क्षेत्र भी है। अगर डॉक्टर किरोड़ी नहीं मानते हैं तो फिर यहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी संभल कर कदम रख रही है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो डॉक्टर किरोड़ी के बेहद नज़दीकी हैं। देखना है सरकार की कोशिशों से क्या डॉक्टर किरोड़ी अपना इस्तीफा वापस लेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह और सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नैनवा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रुक्मणी नागर अरेस्ट हो गई हैं। एसीबी कोर्ट में सरेंडर करने के बाद रुक्मणी नागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नियमों के विरुद्ध पट्टा प्रकरण का मामला था और इस पूरे मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी ये कि नैनवा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रुक्मणी नागर को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। नियमों के खिलाफ जाकर पट्टा देने का मामला था और इस पूरे मामले को लेकर के 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। रुक्मणी की गिरफ्तारी अब की गई है। रुक्मणी नागर अरेस्ट हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कोटा से बड़ी खबर। नैनवा नगर पालिका का ये पूरा मामला, जहां की पूर्व चेयरमैन रुक्मणी नागर गिरफ्तार हुई हैं। एसीबी कोर्ट में पहुंच करके रुक्मणी नागर ने सरेंडर किया, जिसके बाद रुक्मणी नागर को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो वहीं 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां जारी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने दावा किया कि 5 सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। बेडम ने कहा कि जनता अब कांग्रेस के बहकाव में नहीं आएगी और उपचुनाव में 5 सीटों की जनता गुमराह नहीं होगी। कड़ी से कड़ी जुड़ने से इन इलाकों का विकास होगा। आपस में गठजोड़ के तहत एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीट जीतेगी। आपने देख लिया होगा लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत राज के जैसे ही इलेक्शन हुए, नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आगे आई है। तो वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कल विधानसभा में रिको डेयरी पर हुई चर्चा में विपक्ष के वॉकआउट को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत राज में रिको में जमीनों की बंदरबांट हुई और डेयरियों में कई घोटाले हुए, इसीलिए विपक्ष सदन को छोड़कर चला गया। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि उन्हें सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देना चाहिए। कल उनके कार्यकाल के 2 बड़े प्रतिवेदन थे, चाहे वो रिको से संबंधित है या वो डेयरी से संबंधित है। और उनके कार्यकाल में डेयरी में जो घोटाले हुए, रिको में जैसी जमीनों की बंदरबांट हुई और जैसा अनेक माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि अपनी अपनी दुकानें खोल दी थी और इससे बचने के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपना बायकॉट किया। उधर धौलपुर में बहुचर्चित बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के साथ मारपीट के मामले में हाईकोर्ट से गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा है। मामले में हाईकोर्ट ने गिरिराज मलिंगा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया और 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के साथ की गई मारपीट को गंभीर श्रेणी का अपराध माना। मामले में बिजली विभाग के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की ओर से बाड़ी थाने में केस दर्ज करवाया गया था। ये मामला दर्ज होने पर पूर्व विधायक ने रैली निकालकर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल भी किया था। तो वहीं कोटा के कैथून कस्बे में नगरपालिका की तरफ अन्नपूर्णा रसोई के लिए तैयार भवन राजनीति का शिकार हो गया। भवन तो तैयार है, लेकिन अब इंतजार है इसके लोकार्पण का। लोकार्पण नहीं होने के चलते फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई का संचालन सरकारी अस्पताल के जर्जर क्वार्टर से हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोटा के कैथून कस्बे में जरूरतमंद लोगों की सस्ती दरों में भरपेट और पौष्टिक खाना मिल सके, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब ये अन्नपूर्णा रसोई ही राजनीति का शिकार हो रही है। नगर पालिका ने 45 लाख रुपए की लागत से अन्नपूर्णा रसोई के लिए भवन बनवाया, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। इसका उद्घाटन तो पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति पेश के चलते इसका उद्घाटन टाल दिया गया है। तय वक्त पर उद्घाटन की जगह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कार्यक्रम को एक पत्र जारी करते हुए रद्द कर दिया। हालांकि इस नए भवन में अन्नपूर्णा रसोई शुरू भी हो गई थी। बाकायदा यहाँ भोजन बनने भी लगा और लाभार्थियों को खिलाया भी जाने लगा। लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ा तो उद्घाटन के लिए लगी उद्घाटन पट्टिका पर भी काली पट्टी लगा दी गई है और भवन पर एक बार फिर ताला जड़ दिया गया है। इस मामले में नगर पालिका के अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस नगर पालिका के अध्यक्ष पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रही है। आम जन के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए आम जन के हितों को और सुविधाओं का गला घोटा जा रहा है अधिशासी अधिकारी के द्वारा। राजनीतिक दबाव में आकर के जो नया अन्नपूर्णा भवन हमने बनाया था पब्लिक की सुविधा के लिए, उसको चालू भी करवा दिया गया था। उसमें एक दिन लोगों ने खाना भी खाया, जिसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ मेरे पास है। उसके बावजूद उसमें ताला लगवा दिया गया और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि वो भी राजनीति की बलि चढ़ा हुआ है। और जो इंदिरा रसोई वाले जो खाना खिलाने वाले हैं उनको भी पुलिस वाले यहाँ से उठा के ले गए और जबरदस्ती इस भवन के ताला लगा दिया। वहीं जिस जगह से फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई चल रही है उसकी हालात कितनी दयनीय है वो अपने आप में ही बयां कर रही है। इस क्वार्टर के अंदर अन्नपूर्णा रसोई को चलाया जा रहा है और हालात भी देखेंगे तो आप देखिए कि ये रसोई है जो शुरू होते ही खत्म हो जाती है और कितने चारों तरफ आप देख सकते हैं कि काले रंग की पूरी तरह से जर्जर अवस्था में ये पूरी की पूरी अन्नपूर्णा रसोई की ये रसोई है।
जो आपको यहाँ पर इसके हालात खुद ब खुद इन तस्वीरों के साथ में बयां करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा चारों तरफ आप तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ ये इनका ये भंडार कक्ष है, स्टाफ के रुकने का कमरा है, जो जिसके हालात भी आप देखेंगे तो अपने आप में सोचने पर विवश कर देने वाले हैं। ये देख लीजिए आप ये तस्वीर। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। किन हालातों में यहाँ पर लोगों को बैठना पड़ता है ये भी आपके सामने है। अब इस राजनीति के चलते लाभार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। पुराने भवन में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर बैठने की परेशानी है और बहुत ज्यादा परेशान, बैठने के वो नहीं है, अंदर भी नहीं बैठ पाते तो बाहर भी वो नहीं है। और बरसात में ज्यादा दिक्कत आ रही है सर, हम विकलांग जैसे तो अंदर जा ही नहीं पाते। बैठने की परेशानी आती है इसमें, छोटी छोटी मेजें, बाहर पानी आ जाता है, बैठे भी कहाँ आदमी खाना खाने, दो बैठ के चार बैठ के तो फिर बाहर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन एक और विडंबना देखिए, ये तस्वीर दूसरी तरफ आपको सोचने पर विवश करेगी कि इस भवन में अन्नपूर्णा रसोई के चालू हो जाने के बाद भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस जर्जर भवन में अस्पताल के क्वार्टर के अंदर यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो भवन है वो चलाया जा रहा है। तो हालात ये हैं, राजनीति का शिकार कैथून का अन्नपूर्णा रसोई योजना भवन, और किस हद तक राजनीति है जिसके चलते जो परेशानी है वो अन्नपूर्णा रसोई से लाभान्वित होने वाले जो तमाम लोग हैं उनके माथे पड़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कैथून। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से गंगापुर सिटी में कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के चेयरमैन प्रकाश चंद्र हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई। इस हत्याकांड में 9 साल से फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एजीटीएफ की गिरफ्त में आया 35,000 का इनामी। एजीटीएफ ने हिस्ट्री शीटर गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकाश चंद्र हत्याकांड को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की तरफ से की गई है। 9 साल से फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद के चेयरमैन प्रकाश चंद्र हत्याकांड को लेकर के बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 साल से फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं फर्जी डिग्री जारी मामले में एसओजी ने 2 यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की और उनके डायरेक्टर और संचालक को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी का यह एक्शन ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी पर हुआ है। में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन, और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब शुरुआती जांच में ही फेक डिग्री मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई है, उसे देखकर तो लगता है कि ये काफी बड़ा हो सकता है। डीआईजी परेश देशमुख की माने तो आरोपी बूंदी जिले में भी नई यूनिवर्सिटी खोलने वाला था। जोगेंद्र सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी के बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है। एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी डिग्री के खेल का पर्दाफाश किया और आने वाले दिनों में इस षड्यंत्र से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे बदमाशों की परेड की। दौसा में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला और संदेश दिया कि राजस्थान पुलिस का ध्येय आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम करना है। दरअसल 25 जून को दौसा के इंडियन बैंक से राजेंद्र मीना नाम के एक व्यक्ति के पास से नोटों से भरे बैग से नकदी पार कर ली गई थी और इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसी आधार पर मध्य प्रदेश के रहने वाले रितेश सांसी और मोनिश सांसी को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों के दौसा के बाजार में जुलूस निकाला। शिनाख्त परेड के लिए इंडियन बैंक ले जाया गया और लोकेशन की शिनाख्त करवाई गई।
तो राजस्थान पुलिस ने ये बता दिया कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, वे बच नहीं पाएंगे। तौर से इसमें काम किया और साइबर सेल ने काम करते हुए इन कड़िया गैंग की पहचान करने के बाद में इनका लगातार इनपुट आया, कहीं महुआ के आसपास आया, उसके बाद में वहाँ से नेक्स्ट कहीं लक्ष्मणगढ़ साइड में आया। तो अलवर पुलिस को हमारी साइबर सेल द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर अलवर पुलिस ने उनको पकड़ा। उस समय उनके पास हथियार। तो वहीं बीकाके के मंडाखेड़ा गांव में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में करने की मांग को लेकर के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना के बाद प्रधानाध्यापक से फोन पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समझाइश की और ताला खुलवाया। स्कूल पहले से हिंदी मीडियम था, अब वही मांग हमारी है, चाहे साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, हम स्कूल को खोलने नहीं देंगे। हमारी एक ही मांग है, हिंदी माध्यम कराना है स्कूल। पहले भी हमने लिखित में दे चुके हैं, विधायक साहब को भी दे चुके हैं, लाखन जी विधायक थे उनको भी दे चुके हैं, 2-3 बार दे चुके हैं हम इसको लिखित में। तो समस्त ग्रामवासियों द्वारा ताला लगाया गया है, स्कूल को बंद किया गया है। हमारी एक ही मांग है, हिंदी माध्यम कराने की। और अब खबर अवैध अतिक्रमण के अभियान के खिलाफ, जहां उदयपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान नो वेंडिंग जोन में संचालित ठेले, थड़ियों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान निगम ने ठेले में रखी सामग्री जब्त की है। वहीं इस दौरान कुछ दुकानदारों में रोष भी दिखाई दिया, लेकिन कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों के अलावा हाथीपुल थाना पुलिस, होमगार्ड के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। आए दिन समझाइश के बावजूद भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जहां मनमर्जी ये ठेले और ठड़ियां आवागमन में लोगों के बाधक बन रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदू समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। झालावाड़ के राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी का पुतला फूंककर राहुल गांधी की सांसदी खत्म करने की मांग की गई। वहीं एबीवीपी ने राहुल गांधी से हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है। प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए जो बयानबाजी की हिंदू समाज के लिए, वो काफ़ी निंदनीय घटना है। इससे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। ऐसी बयानबाजी हमेशा पहले से देते आए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत बड़ी निंदनीय बात कर दी है। इसके लिए संसद में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं उदयपुर में आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बंगाल के दिनाजपुर में हुई दंपति के साथ हिंसा के विरोध में ये प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से किया गया। भाजपा महिला नेता रजनी डांगी के नेतृत्व में गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया और ममता सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। रजनी डांगी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, साथ ही बंगाल सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। इसीलिए केंद्र सरकार से महिला सुरक्षा के लिए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। पश्चिमी बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर बहुत अमानवीय तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, दिनाजपुर के अंदर एक टीएमसी के, जिसको हम गुंडा ही कह सकते हैं, और उसको वहाँ पर भी टीएमसी का गुंडा और जेसीबी कहते हैं, आतंक इतना है उसका, और वो वहाँ के विधायक हैं, उनका खास राइट हैंड है उनका। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द उठेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। सबसे ज्यादा बारिश हुई है। लावा गांव का रामसागर बांध इस दौरान टूट गया। सहोदरा बांध ओवरफ्लो हुआ है और नदी में तेज बहाव है। तेज बहाव से दर्जनों गांव के रास्ते बंद हो गए हैं। जिले के सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनमें कलमंडा बांध ओवरफ्लो होने से गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तोरडी सागर बांध, चांदसेन, रामसागर पूरी तरह से भराव पर है। घारेड़ा सागर, ढीबरू सागर भी पूर्ण भराव पर है और इन बांधों के ओवरफ्लो होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने लोगों से यह अपील की है कि बहाव और जल भराव इलाके में नहीं जाएं और सुरक्षित रहें। तस्वीरें टोंक के अलग अलग जगहों की, जहां पर तेज बारिश के बाद अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई बांध छलक उठे हैं तो कई बांध जो है वो पूर्ण बहाव पर हैं। हर साल बारिश का मौसम आता है और हर साल दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसता है। लोग शहर की सरकार को कोसते दिखते हैं, लेकिन ओहदेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये बात इसलिए है क्योंकि पहली बारिश ने ही कागजी दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए। बारिश ने खोली दावों की पोल।
भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हुए लोग। मकान में पानी, दुकान में पानी, बारिश बन रही परेशानी। बारिश प्रकृति का अभिषेक करती है। हरियाली और प्रकृति का रास्ता बरसात से होकर ही गुजरता है। आसमान से गिरती राहत की बूंदें आशा की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे ही चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बारिश में ही धुलेदावी, टोंक, बारा, झुंझुनू और करौली की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पहली बारिश ने ही नगरपालिका के दावों की पोल खोल करके रख दी। तस्वीरें टोंक के देवली की। सीजन की पहली बारिश में ही देवली शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़कों और नालों के बजाय बारिश का पानी घरों में घुस गया। तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि नगरपालिका ने बारिश से पहले किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। जिला कलेक्टर ने नालों की साफ सफाई के निर्देश देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसका नतीजा आपके सामने। बारिश से शहर के मुख्य बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। तो पूरे टोंक जिले में बद इंतजामी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पीपलू अस्पताल और यूनानी अस्पताल टापू बन गए। माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान और बस स्टैंड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खबर है कि जिला कलेक्टर के लगातार निर्देश के बावजूद प्रशासन ने जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। अस्पताल रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया। पीपलू के स्कूलों में छत टपकने से छात्रों की छुट्टी करनी पड़ी। बारा शहर में हुई पहली झमाझम बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। आधे घंटे की बारिश में ही प्रताप चौराहा, धर्मदा चौराहा, इंदिरा मार्केट की सड़कों पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। खबर है कि नगर परिषद ने करीब 40 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन आधे घंटे की झमाझम बारिश ने ही दावों को धो डाला। करौली के हिंडौन में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे शहर के निचले इलाकों और बाजारों में पानी भर गया। बारिश से सीवरेज के चैम्बर भी ओवरफ्लो हो गए, जिनसे गंदा पानी सड़क और लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोग नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों को कोसते नजर आए। आज सुबह से ही बारिश का दौर चालू है। हिंडौन शहर में इधर राजगिरीश हॉस्पिटल का पानी भरा हुआ है। चौपेड़ से लेकर कटरा बाजार तक पानी है। पूरा शहर में पानी की हर जगह पानी पानी है। प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है पानी की निकासी के लिए। पानी में चहलकदमी भले ही बच्चों का पसंदीदा शगल हो, लेकिन बारिश का ये पानी उनके अभिभावकों की परेशानी का सबब बन चुका है। तस्वीरें झुंझुनू के नवलगढ़ की हैं, जहां जल भराव से आम जन को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवलगढ़ के वार्ड संख्या 14, बकरा मंडी, फायर स्टेशन जैसे इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। लोग बता रहे हैं कि अगर मानसून से पहले नालों की ठीक से सफाई की जाती तो हालात नहीं बिगड़ते। बारिश कमाए भाया आयो है कि आगे तो आज नीली भर जाए और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देवे और न तो शोएब खत्री देवे, चेयरमैन देवे, न कोई नगर पालिका को कर्मचारी देवे। दे दो। प्राकृतिक आपदा समझ में आती है, लेकिन हर साल आने वाले बारिश का मौसम अगर लोगों की परेशानी का सबब बनने लग जाए तो कहने सुनने की गुंजाइश दम तोड़ने लगती है। औसत बुद्धि का आदमी भी समझने लगता है कि नालों की साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, जिसकी कीमत जनता चुकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भारी बारिश के मद्देनजर आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अलर्ट मोड पर रहें और त्वरित कार्रवाई करें। सीएस ने बारिश मामलों में निर्देश दिए हुए हैं कि सभी संबंधित विभाग आपदा के समय कोई जनहानि नहीं हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद रहें। सभी विभाग आपसी समन्वय से स्थिति की निगरानी रखें और फील्ड ऑफिसर अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संभावित भारी वर्षा के लिए सतर्क और तैयार रहना है। सभी संबंधित विभाग और अधिकारी भारी वर्षा से उत्पन्न स्थितियों का निदान तुरंत करें।
आपात स्थिति में आम जन की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 1070/1077 और 0141-222-7296 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो वहीं राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार ये रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के छात्र नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर, गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। कब तक के लिए ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के जो कारण गिनाए गए वे हर साल समान रूप से प्रभावित रहेंगे। मसलन जुलाई से अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलेगी। अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी होते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गए तर्क के हिसाब से तो अब कभी चुनाव हो ही नहीं सकेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। बड़ी डिमांड है छात्रों। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों के जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उन्होंने छात्र शक्ति का समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी है और जल्द से जल्द हम भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की फोर्थ सीलिंग की बात करें तो लाइब्रेरी में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है। अगर छात्र आता है इस विश्वविद्यालय में तो उसको किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। एडमिशन से रिलेटेड भी प्रशासन किसी प्रकार की जागरूकता नहीं रखता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की अहम भूमिका है। छात्र राजनीति से निकले कई नेता आज देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक समझ से परे है। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी की एक बार फिर से शुरुआत की जाए, ताकि राजनीति में नई खेप के आने का सिलसिला लगातार जारी रहे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर बारां में डिलीवरी